समसामयिक यानी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्नों का हल देखेंगे। यह आगामी जो 67 बीपीएससी है उन एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करते हुए चल रहे थे और साथ में उन क्वेश्चनों का भी विश्लेषण कर रहे थे जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये 66 का जो री एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न है। तो देखा जाए, पहला हम लोग देखेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। करा कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है। अब हम लोग समझेंगे कमला हैरिस का क्यों यहाँ पे उल्लेख किया गया, क्योंकि आपको मालूम होगा जो कमला हैरिस थे वो कहाँ थे। वो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम महिला उप राष्ट्रपति रहती है। ये कमला हैरिस तब उपराष्ट्रपति बनती है जब जो बाइडेन क्या होते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। तो कमला हैरिस वही जनवरी 2021 ईस्वी में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उपराष्ट्रपति बनती है। और आपको बता दें कि 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप थे, जब आपको पता होगा जब डोनाल्ड ट्रंप जब कोरोना के कारण सैनिक अस्पताल में भर्ती हो गए थे, एक मेगा नाम के मेक ग्रेट अमेरिका अगेन कर एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पेंस उसके जो सहयोगी और उनके वाइफ है जो अभियान को चला रही थी। तो जब उस वक्त क्या हो रहा होता है, जब जो बाइडेन खड़ा हो रहे थे तो कमला हैरिस क्या हो रहा है, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए साथ में वो इलेक्शन में क्या करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जो माइक पेंस है होते हैं, किन की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, उनको हराती है और ये उपराष्ट्रपति बनती है जो बाइडेन के। और जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका की, यह भी ध्यान में रखना है। तो उन्हीं में यह क्या बनी है, उपराष्ट्रपति बनी है। तो हम लोग और भी देखेंगे कि एग्जाम में और भी कोई ऐसे देश हैं जहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भारतीय मूल के हैं। जैसे अभी बात की जाए 2019 में जो क्या हुआ था, जो ब्रिटेन के नए पीएम बने थे बोरिस जॉनसन, उनके मंत्रिमंडल में भी प्रीति पटेल नाम का एक शख्स जो गृह मंत्री के पद पर वहाँ नियुक्त थी। हालांकि आपको पता होगा कि जो बोरिस जॉनसन 2019 में बने, लेकिन 2022 में परिस्थिति यह रहा कि बोरिस जॉनसन राष्ट्रपति नहीं रहे। अब जो राष्ट्रपति वह तीसरी महिला वहाँ की 56वीं राष्ट्रपति बनी है, जिसका नाम है लीज ट्रस। तो वह क्या किया है, जैसे ही लीज ट्रस बनी अब उसके मंत्रिमंडल में एक फिर बदलाव होता। अब प्रीति पटेल जो वहाँ पर गृह मंत्री रहती, अब उसके जगह पर भारतीय मूल के ही एक साजिद जाविद को बनाया। ये साजिद जाविद तो पाकिस्तान के थे, सॉरी, ये स्वेलस बेवरमैन को, यह भी भारतीय मूल का है, इसे क्या किया जाता है, गृह मंत्रालय दिया जाता है। यानी प्रीति पटेल को हटाकर स्वेल्स ब्रेवमैन को दिया। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान में रखेंगे। और अदर बात की जाए, जैसे एक भारतीय मूल के अगर अंतरिक्ष में बात की जाए तो भारतीय मूल के जो शिरीष बांदला हैं वो क्या होंगे, अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय मूल की तीसरी महिला होगी। अब तीसरी महिला से प्रश्न उठता, और भी कोई गए, कल्पना चावला और सुनीता विलियम तो गई ही गई है, इसलिए तीसरी महिला। सबसे पहले कौन गए थे, राकेश शर्मा। तो ये था कुछ परिस्थिति जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि आने वाला प्रश्न में पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु था जिसपे हम लोगों ने चर्चा किया। 17 में देखिए, सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। यह प्रश्न काफ़ी अच्छा, और इस प्रश्न में गलती होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सलीम अली क्या है, सलीम अली आपको पता होगा एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो अगर जिन्हें क्लियर नहीं है वो जैसे ही पढ़ेंगे सलीम अलीम, वो श्रीनगर मार देंगे। जबकि सलीम अलीम राष्ट्रीय उद्यान जो श्रीनगर में है वो राष्ट्रीय उद्यान है, वो चिड़िया अभ्यारण्य नहीं है। ये सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य ये गोवा में अवस्थित है। तो आप ध्यान में रखेंगे इन चीज़ों को। गोवा के जो मांडवी नदी है वहीं पे एक द्वीप है, उसी पर यह अवस्थित है। आपको पता होगा इस जो सलीम अली नाम रखा गया था, वह सलीम अली एक व्यक्ति थे जिनको बर्डमैन के नाम से जाना जाता था। अब इनको बर्डमैन के, वो मुंबई के, महाराष्ट्र के व्यक्ति थे। बोला जाता है उनका जो ये साइलेंट वैली है बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा था। फिर एक बांध को रोकवाने में जो है बन रहा था साइलेंट वैली, उसमें काफ़ी योगदान है। उन्होंने पशु पक्षियों को प्राकृतिक आवास के लिए काफ़ी काम किया है, इसलिए उन्हें बर्डमैन के नाम से जाना था। और उन्हीं के नाम पर आप देखें सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य आपको देखने को मिल जाएगा, गोवा में मिल जाएगा। और वही सलीम अली जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो आपको श्रीनगर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब करा 18 में करा, भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यह वक्त है जब एग्जाम हुआ था 2021 में, तो प्रश्न पूछा जा रहा था, आपको मिनिमम 1 ईयर का ध्यान में रखा जाता है। तो वह जो उस समय जो शिक्षा मंत्री थे कौन थे, रमेश पोखरियाल थे, उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया था। सगुन पोर्टल ऐप किया गया था, जिसमें 15 लाख स्कूली लोग, 90 लाख शिक्षक, 25 करोड़ छात्र, ये सभी को एक साथ जोड़ने का एक जरिया बनाया गया था, जिसमें शिक्षा से रिलेटेड कोई भी अगर खामियां लगे तो आप वहां पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत। इस तरह से यह तैयार किया गया था सगुन पोर्टल। हालांकि अभी जो मानव संसाधन विकास मंत्री वो धर्मेंद्र प्रधान है, यानी एजुकेशन मिनिस्टर आप कह सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो यह भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे 119 में हम लोग चलते हैं। कहा था रूपासी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। प्रश्न काफ़ी अच्छा है। रूपासी है, नाम से थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए असम में अवस्थित है रूपासी हवाई अड्डा।
और एक और है, देखिए असम में एक और हवाई अड्डा है, असम में ही है हालांकि, अरुणाचल प्रदेश के लिए भी अगर यूज करना होता है लीलाबाड़ी, वह भी असम में ही, वो अगर यूज करना होता है अरुणाचल प्रदेश तो नज़दीक पड़ता है तो वहाँ यूज किया जाता है। और अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे केम्पागोड़ा, तो यह बंगलोर में है। उसके बाद दाबोलीम, यह जो दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह गोवा में है। कुछ ऐसे नाम है जो नाम थोड़ा अटपटा है, तो शायद आप सुनते हो तो कन्फ्यूजन का चांस बढ़ जाता है, तो इसलिए उन कुछ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का हम लोग यहाँ पे चर्चा किए। एक केम्पागोड़ा जो बेंगलोर में, दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह गोवा में, और वीर सावरकर वह पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। और पोर्ट ब्लेयर आपको पता होगा यहीं पर गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी है, यह जो आप मध्य अंडमान है उससे 129 किलोमीटर पूरब में अवस्थित है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, और यह लखनऊ में है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यह भी है। तो कुछ हम लोग यहाँ पर और भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में जाने। 120 में देखेंगे चेहरे पर मास्क पहनने पर अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य ने कानून पारित किया था, मतलब किस राज्य है जो वह राज्य वहाँ कानून बना दे, वह राजस्थान राज्य रहता है जो चेहरे पर मास्क के लिए वहाँ पर एक कानून ही बना देता है। नेक्स्ट 121 में देखेंगे बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था। देखिए बीज बचाओ आंदोलन यह जो शुरू किया जाता है उत्तराखंड में। अब यह कहाँ से रिलेटेड, देखिए बीज बचाओ जो अभियान चालू किया जाता मुख्य रूप से प्राकृतिक बीज को संरक्षण करने के लिए। मानना ऐसा था कि जो 1966 ईस्वी में जो हरित क्रांति आता उसके बाद जो HYD हाई यील्डिंग ब्रीड का जो बढ़ाव बढ़ जाता है, जिसके कारण जो पारंपरिक किस्म के जो बीज थे वो विलुप्त हो जाते, उसी को संरक्षण के लिए यह आंदोलन चलाया जाता। 1980 ईस्वी में शुरू किया जाता है विजय जराधरी के नेतृत्व में। तो वो कहाँ के थे, तो वह प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जो आंदोलन स्टार्ट किया गया टेरी नामक क्षेत्र से किया गया था। 131 में देखिए 121 है ना, तो 121 के बाद हम लोग 22 को पहले देख लेते हैं। 22 में कह रहा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है। यह भी प्रश्न काफ़ी अच्छा, प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन है ना। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अगर चेयरमैन की बात की जाए तो वह जो चेयरमैन है वह अशोक गुप्ता है। ये क्या है, ये मार्केट में क्या हो, कोई भी वस्तुओं का मूल्य में स्थिरता बना रहे, प्रतिद्वंद्विता उस लेवल तक नहीं हो जिसमें एक दूसरे को काफ़ी नुकसान हो, तो उसके लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का निर्माण किया गया। उसके जो चेयरमैन हैं अशोक गुप्ता, आपको पता होना चाहिए यह तमिलनाडु कैडर के हैं। और साथ में जो अन्य सदस्य हैं जैसे संजीव वर्मा हैं, उसके बाद भगत सिंह बिशोई हैं, ये सभी सदस्य के रूप में। तो भारतीय स्पर्धा आयोग का जो उद्देश्य यही है कि व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता के हितों का रक्षा करना। अब ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारे मार्केट में हैं जो व्यापार कर रहे हैं वो अपने दामों को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप दाम को मनमानी बढ़ा सकते हैं। उसी को स्थिरता को बनाए रखने प्रतिस्पर्धा आयोग का स्थापना किया गया। और आपको बता दें एक हाल ही में एक घटना काफ़ी चर्चित है, 2012 की बात है, जब 11 सीमेंट के कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई किया गया तो उन्होंने अपने दामों को मतलब इसको बिना ध्यान में रखते हुए काफ़ी घटाव बढ़ाव उसमें देखने को मिला था, तो उस पर 6000 करोड़ का जुर्माना लगाया था। कौन, यही प्रतिस्पर्धा आयोग। तो और भी अन्य जानेंगे। हाल ही में कुछ जो नियुक्तियां हुई, जैसे नीति आयोग है उसका सेशन पूरा हो गया, तो जो 1 मई 2022 को नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष अब बने सुमन बेरी बने। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद चुनाव आयोग, उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया। तो पहले ये थे ना, ये राजेंद्र करकर थे, अभी जो है राजीव कुमार हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वह आपको पता होना चाहिए कि वह 15 मई 2022 को कार्यभार संभाले, और पहले वो सदस्य थे चुनाव आयोग 2020 में। तो अब कौन बने, वह राजीव कुमार बने हैं चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त वही है, 25 में है, तो ये भी ध्यान में रखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 122 के बाद 23 में आते हैं। कह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यह 29 जून को मनाया जाता है। हाल ही में एक इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में गुजरा है जो काफ़ी चर्चा हुआ था, उसको लेकर 22 मई 2022 ईस्वी को क्या किया गया, राजा राम मोहन राय की 150वीं जयंती पूरे भारत में मनाया गया। और भी अन्य जयंतियां हैं लेकिन इसका थोड़ा क्या रहा, ज़्यादा चर्चित रहा। 124 में देखेंगे तो ध्यान में रखेंगे 22 मई को पूरे भारतवर्ष में राजा राम मोहन राय की 150वीं जयंती भी मनाई गई। 124 में देखेंगे भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब कह रहा अनौपचारिक, अनऑफिशियली रूप से पहला जो होता हुआ वुहान में होता और दूसरा दिल्ली में होता। कारण क्या रहता है, जो गलवान घाटी रहता है वहाँ पर जो थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, ये देख रहे हैं दोनों के बीच जो हिंसक झड़प हो जाता है, उसके कारण आप देखेंगे कि जो पहला होता है वह चीन के वुहान में होता है और दूसरा 2019 में जो चेन्नई में आयोजित होता है। इस तरह से 2 होता है। और कुछ अन्य भी हम लोग ध्यान में रखेंगे जो हाल ही में जो क्या हुआ, सम्मेलन हुआ, जिसमें देखेंगे हाल ही में 23 से 24 मई के बीच क्वाड का सम्मेलन हुआ। क्वाड में पता होगा 4 देश है, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और आपको पता हुआ क्वाड है जो हाल ही में एक और भी इसके द्वारा लॉन्च किया गया, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, है ना। IPEF इसी के द्वारा क्वाड नहीं कही है लेकिन इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का पहल रहता है, उसी के
निर्देशानुसार आईपीएफ यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। कारण क्या रहता है, जो हिंद महासागर में, जो हिंद समुद्री क्षेत्र में जो चीन का दबदबा हो रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए यह आईपीईएफ, यानी कि इसमें टोटल कितने जो देश हैं, इसमें आप 13 देशों ने इस नए समूह की शुरुआत की है। वही क्वाड सम्मेलन के बाद में यह हुआ था आईपीएफ, आईपी यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार हुआ था। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। और जो क्वाड सम्मेलन है वह 23 से 24 मई को बीच जापान के टोक्यो में आयोजित हुआ, जिसमें से हम लोगों ने जाना कि क्वाड के सदस्य कौन है, तथा यह भी हम लोगों ने जाना कि क्वाड के सदस्य के बाद जो अहम महत्वपूर्ण एक निकल कर आया कूटनीति की तरफ से, जो आईपीएफ का स्थापना हुआ। आईपीएफ जिसमें हम लोगों ने देखा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसमें 13 देशों का क्या किया गया था, समूह है, शुरुआत किया गया। और शुरुआत क्यों किया गया, शुरुआत किया गया कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन का दबदबा बढ़ रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए इन देशों को एक समझौते के नीचे लाया गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 125 में, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय बृहत आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है। क्षेत्रीय बृहत भागीदारी यानी कि आरसीईपी, तो इसका भागीदारी कौन नहीं है। तो पहले हम लोग देखेंगे आरसीईपी का कब और किस तरह से इसका स्थापना होता है। क्या होता है आरसीईपी से, जो मुक्त व्यापार समझौता शुरुआत इसकी किया जाता है 2012 से, जिसका उद्देश्य होता है एशियन और जो मुक्त व्यापार है एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के भागीदारी सदस्यों के व्यापार को उदार और सरल बनाने के लिए क्या गया था, आरसीईपी से बृहत क्षेत्रीय बृहत आर्थिक भागीदारी को लाया गया था। तो यह ध्यान में रखेंगे। एशियान और एफटीए के इसमें सदस्य, एशियान हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, जिसमें 10 देश है। 10 देश कौन है, कुछ नहीं है, सिंपल है। आगे से आप क्या करें, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम इधर हो गया। फिर आप नीचे उतरिए, उसके बाद फिलीपींस आ जाएगा, इंडोनेशिया, सिंगापुर आ जाएगा, ब्रुनई आ जाएगा, कुछ नहीं है। अब तो मैप अगर ध्यान में रहेगा तो आपको 10 देश याद है। कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एशियान में नहीं आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एशियान का जो बैठक हुआ था वह 38वां और 39वां होता है। जो हम लोगों ने देखा कि एक क्या होता है, वार्ता एथी के साथ में होता है, गेस्ट देशों के साथ में, और एक होता है क्योंकि एशियान में भारत नहीं है तो अपना बैठक होता है। तो 38वां और 39वां दोनों बैठक होता है, ब्रुनई में संपन्न होता है, क्योंकि उस वक्त हम लोग इसकी चर्चा किए थे। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, 125 के बाद 26 में आते हैं। कह रहा है किस देश के साथ 2+2 वार्ता हुआ था। देखिए 2+2 वार्ता किसके साथ हुआ था, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जापान, अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया औपरिक्त में से सभी। तो यह जो 2+ जो वार्ता हुआ था वह किसके साथ में हुआ था, वह होता है ये मेरे अनुसार जो लग रहा है वह होना चाहिए अमेरिका ही होना चाहिए, है ना। तो इन चीज़ों को एक बार थोड़ा सा आप भी देख लेंगे। उपरिक्त में से सभी है, हाँ सभी, अमेरिका के साथ में जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी, सभी होगा। हाँ, तो ये ध्यान में रखना। क्या होता है कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता होता है। 2+2 वार्ता दो देशों के, दो मंत्रालयों के बीच में होता है। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के मध्य आयोजित किया जाता है, यानी 2 मंत्रालय होता है, या तो रक्षा रहे या तो विदेश रहे। फिर भारत और यूएसए की तीसरी 2+2 वार्ता अक्टूबर 2020 दिल्ली में संपन्न हुई थी। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि जिसमें कि जापान के साथ में भी होता है, अमेरिका के साथ में होता है। लेकिन अभी हाल ही में अगर 2022 की बात की जाए तो 2022 में भी यह घटना इस तरह से देखने को मिला है कि क्या हुआ है कि जैसे ही क्वाड का सम्मेलन हुआ, तो क्वाड में कौन कौन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और भारत है। जैसे ही क्वाड का सम्मेलन 23 से 24 मई के बीच खत्म होता है, उस खत्म के बाद प्रत्येक देश के साथ, अमेरिका के साथ भी भारत का 2+2 क्वाड वार्ता देखने को मिल जाता है। फिर जापान के साथ भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से 2+2 जो था, ये जो बैठक था वह चारों देशों के साथ में, यानी कि 4 नहीं हो गया, भारत कर रहा है तो 3 देशों के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रधानमंत्री के साथ भी, जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी, यानी इन सभी के साथ में वो बैठक द्विपक्षीय वार्ता किया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये द्विपक्षीय वार्ता था, यहाँ पर 2+2 बैठक है। तो 2+2 बैठक में हम लोगों ने देखा कि विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय के क्या होते हैं, सदस्य भाग लेते हैं। तो यह भी ध्यान में रखना। ये 2000 बात है कब, 2020 की बात है। लेकिन अभी हाल ही के अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो क्वाड के बाद क्या हो गया कि सभी देशों के साथ में क्या हो गया, द्विपक्षीय वार्ताएं हो गई। उसमें से जापान हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 127 में देखिए कि ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या है। पहले समझेंगे कि ट्रैक 1.5, ट्रैक 1 ये क्या है। देखिए ट्रैक जो 1.5 अगर इसके बात की जाए तो ट्रैक 1.5 जो होता है वह क्या होता है, दो राज्यों के अधिकारी और गैर अधिकारी होते हैं।
गैर अधिकारी मैंने क्या हो गया, यानी प्राइवेट भी हो गया, ऑफिशियली नहीं, जैसे व्यावसायिक नेता, व्यापारिक संगठन, ये सभी आ जाएंगे। और एक ट्रैक 1 होता है। ट्रैक 1 में क्या होता है, 2 देशों के अधिकारी होते हैं, जिसमें राजनयिक मंत्री हो सकते हैं, सैन्य अधिकारी हो सकते हैं, ये अन्य हितों के मामलों पर चर्चा करते हैं। तो ये ट्रैक 1 और ट्रैक 1.5 होता है। तो ट्रैक 1.5 सरकारी और गैर सरकारी कूटनीति है। तो यह आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो ट्रैक 1 भी हम लोगों ने जान लिया। 128 में देखते हैं कि वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ शुरू किया गया। प्रश्न काफ़ी अच्छा है। देखिए, वर्ष 2000 की बात है। 2000 में क्या होता है, आप सोचिए कि वर्ष 2000 में मेकांग गंगा जो है, जो किया जाता है, वह मुख्यतः जो उसमें देश होते हैं 6 देश होते हैं। अब वह 6 देश परिस्थिति किस अनुसार बनता है, क्या होता है, जुलाई 2000 में थाईलैंड में एशियान का बैठक होता है। अब प्रश्न अब माइंड में उठा हुआ कि एशियान की चर्चा अभी हम लोगों ने किया कि एशियान में मुख्यतः 10 देश आते हैं। और उन 10 देशों में हम लोगों ने यह भी जाना कि वह 10 देश कौन कौन है, जिसमें से हम लोगों ने देखा कि ऊपर से तो पहले 5 ले लीजिए, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। फिर नीचे हम लोग आते हैं इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रुनाई, सिंगापुर, फिलीपींस। तो इस तरह से मिलाकर आप क्या करेंगे, एशियान हो जाएगा। तो एशियान की जब जैसे बैठक खत्म होती है, उस बैठक के बाद क्या होता है, मतलब 6 देशों के बीच में, 6 देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में एक बैठक अलग से होती है। और उस 6 देश में कौन रहते हैं, ऊपर ऊपर से आ जाइए कि म्यांमार, ये ऊपर से आ जाइए तो म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम और भारत। इस तरह से 6 देशों के मंत्रियों के साथ अलग से बैठक होती है, जिसमें मेकांग गंगा योजना के शुरू करने की बात किया जाता है। और इसका उद्देश्य यही होता है कि 10 देशों में एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वह हो जाएगा लाओस में, और जो बैठक किया जाता है वह लाओस में ही किया जाता है। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना। तो प्रश्न का लाओस हो जाएगा। तो हम लोगों ने एशियान के बारे में भी जान लिया, और यह भी जाना कि जो एशियान का हाल में बैठक जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, वह ब्रुनई में 38वां और 39वां बैठक भी हम लोगों ने देखा। चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं 39 में, 129 में। कह रहा किस देश की अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है। देखिए, सिस्टर स्टेट का संबंध वो पहली बार अमेरिका किसी राज्य के साथ में करता है, और वो जो राज्य में करता है वो क्या होता है, वो गुजरात के साथ में करता है। इसलिए सिस्टर स्टेट के रूप में किसे हो जाएगा, वह अमेरिका हो जाएगा, वो संबंध होता है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में कह रहा है कि न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल के मंत्री कौन बने। तो न्यूजीलैंड के प्रथम भारतीय मूल के मंत्री कौन बने, तो आपको ध्यान में रखना होगा वह कौन बने। तो न्यूजीलैंड के बनते हैं भारतीय मूल के, वह प्रियंका राधा कृष्णा बनते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, न्यूजीलैंड के प्रथम भारतीय मूल के मंत्री होते हैं। अब इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। जैसे ही न्यूजीलैंड के जो प्रियंका राधा कृष्णन होते हैं, उनकी मंत्री वो उसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल में की जाती है। वो केरल के रहने वाले होते हैं, मतलब केरल के होते हैं। फिर ब्रिटेन, अभी हम लोगों ने ये भी जाना कि ब्रिटेन के जो, जैसे ही बोरिस जॉनसन 2019 में राष्ट्रपति बने थे, तो उनके मंत्रिमंडल में प्रीति पटेल को गृह मंत्री बनाया गया। लेकिन 2022 आते आते हुआ क्या हो गया, अब जो है ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री बने हैं, लीज ट्रेस 56 में हैं, महिला तीसरे हैं। उनके मंत्रिमंडल में जैसे ही आते हैं वो चेंज करते हैं। अब प्रीति पटेल की जगह पे क्या होता है, स्वेला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री बनाया जाता था। ये परिवर्तन ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। फिर कनाडा के जो पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने भी मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए भारतीय मूल के एक कनाडाई महिला को, अनीता आनंद को रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो यह भी ध्यान में रखने, जस्टिन ट्रूडो के द्वारा कनाडाई महिला अनीता आनंद को नियुक्त किया गया था। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आके हैं न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का। चलिए, हो गया। 30 के बाद 131 में आते हैं। 131 में कहा नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार के कहाँ से गुजर रही है। ये देखिए, ये जो नेपाल की बहुत बड़े राष्ट्रीय जो पेट्रोल पाइपलाइन है, वो आपको पता होना चाहिए नेपाल के कौन, अमलेखगंज और बिहार के मोतिहारी से गुजर रहा है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं, जैसे ये हो गए कौन क्षेत्र, ये हो गए कोसी हो गए, कोसी वाला ऊपर वाला क्षेत्र भी नेपाल को टच कर रहा है। फिर आप इधर आ जाएंगे, तिरहुत वाला भी क्षेत्र, ऊपर वाला तिरहुत प्रमंडल वाला भी नेपाल से टच हो रहा है। फिर आप इधर आ जाएंगे तो पूर्णिया वाला भी क्या हो रहा है, यह देखने को मिल रहा है, बिहार से टच हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 132 में हम लोग आते हैं। हाँ, एक चीज़ और, नेपाल का जब चर्चा हुआ तो एक प्रश्न और माइंड में आ गया। याद करिए, हाल ही में 2022 की एक घटना है कि मई 2022 की क्या होता है कि नेपाल के क्या होते हैं, मतलब ये 52 वर्षीय जो होते हैं, वह नाम उनका क्या है, शेरपा कामी रीता। वह मतलब कहिए कि पहले व्यक्ति होते हैं जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ने में सफल होते हैं। तो 26 बार वो चढ़े हैं, वह पुरुष होते हैं। तो कौन, उनका नाम क्या है, शेरपा कामी रीता। और जो महिला है
मतलब पुरुष और महिला दोनों गए थे। तो महिला में जो है वह भी है 48 वर्षीय है, वो शेरपा लाक्सा करके है, वो 10 बार चढ़ी है। तो दोनों अपने आप में है, ध्यान में रखिएगा, लाक्सा और शेरपा कामी रीता पुरुष होते हैं जो सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर 26 बार को चढ़ाई करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन, तो इसका हो जाएगा न्यू जर्सी हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा और भी जानते हैं कि जैसे वर्ल्ड एथलेटिक्स उसका हेडक्वार्टर क्या है? मोजाओ है, तो यह भी ध्यान में रखना है। और भी हम लोग को कुछ ध्यान में रखना है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा वर्ल्ड एथलेटिक्स का क्या है, मोजाओ नहीं मोनाको बोलना था, वो निकल गया मोनाको है, जो गठन 1912 ईस्वी में होता है। तो कुछ अगर खेल से रिलेटेड आ गया तो कुछ और भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ, 14 बार का चैंपियन इंडोनेशिया जो है वह किस चीज़ का है? थॉमस कप का, वह 14 बार रहता और भारत थॉमस कप अभी तक नहीं जीता। पहली बार है जो मई 2022 ईस्वी में 3-0 से इंडोनेशिया को हराकर जो 14 बार चैंपियन रहता, थॉमस कप का विजेता भारत होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रश्न अच्छा पूछा जा सकता है खेल से। उसके बाद और भी कुछ चीज़ों पर गौर करते हैं, जैसे 15 बार के विजेता चीन को फाइनल में हराया गया, कौन सा कप में? उबेर कप में, और वो दक्षिण कोरिया, दूसरी बार हालांकि दक्षिण कोरिया जीतती है, तो दक्षिण कोरिया के द्वारा लिया जाता। उसके बाद संतोष ट्रॉफी, जो आपको पता होगा कि ये भारत के अंदर में फुटबॉल का है ट्रॉफी, जो पश्चिम बंगाल को हराकर केरल द्वारा जीता जाता। उसके बाद और भी एक चर्चित मैड्रिड ओपन टेनिस, इस मैड्रिड ओपन टेनिस में यह भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो शख्स पहली बार राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और एलेक्जेंडर जेरेवा, ये सभी को हराने के बाद 19 वर्षीय कार्लेक्स अल्कराज को क्या किया जाता है? वह मैड्रिड ओपन टेनिस जीतता है, जो मात्र 19 वर्ष का है। तो वो प्रश्न अच्छा है, पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर एक और ध्यान में रखिए कि एक और गेम होता है 2022 में, हालांकि उसको होना था 2021 में ही, लेकिन क्या होता है 2021-22 में इसलिए होता है क्योंकि 21 में 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक 21 में होता है, इसके कारण उसका सेशन आगे बढ़ा दिया जाता है। तो वह 24 में होता है, जिसका नाम है ग्रीष्म डेफलिम्प्स खेल। अब ये शायद आप पहली बार सुन रहे हो, या आप मतलब बहुत दिन हो गया आप सुने हुए। तो जो ग्रीष्मकालीन डेफलिम्स खेल है, यह मुख्यतः 4 सालों पे होता है, 17 के बाद 21 में होना चाहिए। तो इसके पहले 23वां 2017 में हुआ था। इसमें लगभग जो बात की जाए तो 70 से मतलब कहिए कि प्लस देश ही भाग लेते हैं पूरे देश में। इसमें भारत का जो रहा इस बार कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पहले की तुलना में। इसमें देखा जाए भारत 8 स्वर्ण जीता है, 1 रजत जीता है और 7 कांस्य जीता है, यानी टोटल 16 पदकों के साथ 9वें स्थान पर रहा है। तो एक बार देख लीजिएगा अगर प्रश्न पूछ दिया जाए, क्योंकि ये जो गेम हुआ था 15 मई 2022 को हुआ था, जिसमें 16 पदक के साथ भारत के 9वें स्थान पर रहा था। 17 में 23वें स्थान पर था, 17 में, है ना, जिसमें 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 था, तो प्रथम स्थान पर। और एक अच्छी बात है कि जो यूक्रेन, जो अभी आपको पता हुआ कि रूस से युद्ध में क्या हुआ है, युद्ध में वो लगा हुआ है, युद्ध होने के बावजूद भी उस गेम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, यूक्रेन प्रथम स्थान पर रहा है इस ग्रीष्मकालीन डेफलिन खेल में। तो पूछा जा सकता है, पूछा इसलिए जा सकता है क्योंकि वहाँ क्या है, एक तरह से गृह युद्ध का छिड़ा हुआ है और वो कई महीनों तक चला वो युद्ध, क्योंकि रूस आक्रमण कर रहा था किस पर? यूक्रेन पर। और उस यूक्रेन इसमें जो ग्रीष्मकालीन डेफलिम्स में उस वह 138 पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहता है, जिसमें 62 गोल्ड 38 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज के साथ रहता है। ये था एक नए गेम के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर आगे ओलंपिक के बारे में भी चर्चा करेंगे। ओलंपिक में भी ध्यान में रखिएगा कि पैरा ओलंपिक में जैसे गेम की चर्चा हो गई, तो पैरा ओलंपिक में जो भारत के द्वारा जीता गया उसमें कौन था, जिसमें 19 पदक। और ये मतलब ओलंपिक में जो ओलंपिक हुआ उसमें हम लोगों ने देखा कि जिसमें से कौन था, ये नीरज चोपड़ा 1 गोल्ड लाते हैं, है ना। उसके बाद 1 गोल्ड, टोटल मतलब 7 रहता है, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर और 2 1 3 हो गया और 4 ब्रॉन्ज रहता है, ये टोटल 7 मेडल लिया जाता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है शेन वाटसन ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। बिल्कुल सही बात है। अब करा शेन वाटसन किस टीम से खेलते थे, तो आपको पहले ये जानना होगा शेन वाटसन सभी खेलों से 2018 में वो घोषणा कर दिया क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी से, और वो पहले आईपीएल की तरफ से खेलते थे। अब प्रश्न उठता है कि हाल ही में जो लेटेस्ट 2022 चल रहा है, क्या 2022 में कुछ ऐसा हुआ है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आईपीएल का चर्चा हुआ है, तो 2022 का जो
आईपीएल यानी कि जो 15वां आईपीएल हुआ है उसका विजेता कौन रहा है? तो उसका विजेता गुजरात टाइटंस रहा है, राजस्थान रॉयल्स को हराकर। अब वो गेम कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब नरेंद्र मोदी कहाँ है? अब जहाँ के वो पहले प्रधानमंत्री कहाँ थे, सीएम थे, अहमदाबाद के, गुजरात के में है। तो वहाँ पर वो कौन जीता? गुजरात टाइटंस जीता। ये तो था आईपीएल से रिलेटेड। अब हम लोग जानते हैं कि और भी कौन हाल ही में जो है प्रसिद्ध क्रिकेटर जिन्होंने संन्यास लिया। तो अभी आप सुने हुए कुछ ही दिन पहले की बात है, लगभग 18 जुलाई की बात है, कि इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर रहते हैं, कौन ऑलराउंडर रहते हैं? ये वेन स्टॉक के द्वारा क्या किया जाता है, जो भी ये एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया जाता है। हालांकि उसके बाद एक वो मैच उस वक्त खेल रहे थे, 18 को संन्यास लेते हैं, 19 को एक टेस्ट सीरीज चल रहा होता है। हालांकि टेस्ट के बाद वो टेस्ट से भी इसकी घोषणा कर दिए होते हैं। तो ये था कुछ हम लोगों ने जाना। तो आपको बता दें कि जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं वह 2019 के विश्व कप में इनका काफ़ी बेन स्टोक्स का योगदान रहा था, मतलब ये जिताऊ पारी खेले थे उस वक्त। तो इस तरह से दो चीज। और हम लोग ये भी जाना कि 2021 में 5 खिलाड़ी भारत के क्या किए थे, संन्यास लिए थे। इसमें कौन था? पार्थिव पटेल थे, महेंद्र सिंह धोनी थे और सुरेश रैना थे। उन 5 में से 3 का हम लोगों ने देखा। अब चलिए हम लोग आते हैं 133 के बाद आते हैं 134 में आते हैं। कह रहा भारत का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला। तो डॉल्फिन वेधशाला की अगर बात की जाए तो वह कहाँ है? वह बिहार में अवस्थित है। और बिहार में और भी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अभी आपको पता होगा कि जो बिहार में है एक रबर डैम बन रहा है, सबसे बड़ा रबर डैम 411 मीटर का लंबा है और 95 मीटर चौड़ा है। प्रश्न अच्छा है, ये गया में बन रहा है। और आपको ये भी बता दें कि बेगूसराय का जो कामर झील है वो रामसर साइड में उसको लाया गया। 39वां रामसर साइड है। नम भूमि पक्षियों का प्राकृतिक आवास है। तो अभी जो रामसर साइडों की संख्या टोटल 2021 में तो कितना था? 49 था, लेकिन 2054 में क्या हो गया? 5 और बढ़ गया, टोटल 54 हो गया। अब नए जो शामिल किएंगे 3 तमिलनाडु के शामिल हैं, 1 मिजोरम और 1 एमपी के। तो यह भी ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 134 के बाद हम लोग 135 में आते हैं। 135 में कह रहा है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ है? तो अभी चर्चा हम लोग किए थे बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र, वह कहाँ है? वह बेगूसराय के कामर झील के पास में है, जो बिहार का सबसे पहला, वह उस 39वां, पूरे भारत का 39वां रहता है, बिहार का पहला रहता। और ये जो मिलता है इसको मानता वही 19-20 में मिलता हुआ, क्योंकि 20 के बाद डायरेक्ट 47 हुआ था, उसमें 15 रामसर साइडों को दिया जाता है, शामिल किया जाता है। और रामसर साइड क्या होता है? रामसर साइड आर्द्र और नम भूमि होता है, जो क्या होता है? आवास होता है। किसका आवास होता है? पशु पक्षियों का प्राकृतिक आवास के रूप में उसको देखा जाता है। नेक्स्ट 136 में देखिए। 136 में कह रहा है 2020 फाइड के सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड विजेता कौन है? यह भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है कि 2020 फाइड के सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन हुए? तो यह जो विजेता, देखिए क्या होता है उस समय, क्या होता है, ये जो ओलंपियाड हो रहा होता, यह हो रहा होता इंटरनेट के माध्यम से। अब उस वक्त इंटरनेट की कनेक्टिविटी खराब हो जाती है और ऐसा खराब होता है कि दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाता है। इसके कारण भारत और रूस को साथ में विजेता दे दिया जाता है। तो यह ध्यान में रखिएगा। फाइड होता है, फाइड का अर्थ हो गया फेडरेशन इंटरनेशनल डेक चेस, जिसका हेडक्वार्टर लुसाने है। तो आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और भी गेम की चर्चा की, जैसे मैड्रिड के बारे में जाना कि जो मैड्रिड ओपन टेनिस था, जिसमें हम लोगों ने देखा किस तरह से 19 वर्षीय कार्लेस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और अलेक्जेंडर जोवेरेव को हराने के बाद मैड्रिड ओपन विजेता 2022 जीतते हैं। 8 मई गेम, मतलब 8 मई को होता है। उसके बाद यह भी हम लोगों ने देखा उबेर कप जो 15 बार के चीन विजेता रहता, दक्षिण कोरिया हरा देता है, वह इंपॉर्टेंट है। फिर 14 बार के जो चैंपियन कौन? थॉमस कप का इंडोनेशिया रहता, जो भारत जीतता है पहली बार। फिर हम लोगों ने यह भी जाना कि जो हाल ही में जो संतोष ट्रॉफी हुआ है वो कौन जीता? केरल जीता, पश्चिम बंगाल को हराकर। उसके बाद हम लोगों ने एक नया गेम के बारे में जाना, ग्रीष्मकालीन डेफ लिम्फ खेल, जो 24वां डेफ लिम्फ खेल हुआ, जो 4 साल के बाद होता है। 21 में होना था, लेकिन ओलंपिक होने के कारण 1 साल बढ़ा दिया गया, जिसमें भारत 16 पदों के साथ कितने स्थान पर? 9वें स्थान पर रहा। इसमें 8 स्वर्ण पदक रहा। और 2017 में जब हुआ था तो भारत का स्थान 23 था, 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ। हालांकि अगर उसके तुलना में देखा जाए तो सुधार हुआ है, लेकिन और भी गेम का बहुत सारा को यहाँ पर क्या करना है, उसको पुनरुद्धार करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेम ही यहाँ पर जो होता है वो बहुत कम गेम लोगों के द्वारा खेला जा रहा है। और अगर कंट्री देखेंगे वही यूक्रेन उसी में से 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिन में पहले स्थान पर वह क्या कर रहा है? 138 पदक जीतता है। सोचिए 138, 12-62 गोल्ड और 38 सिल्वर रहता है। तो इस तरह से वहाँ युद्ध होने के बावजूद भी इतना अच्छा प्रदर्शन किया जाता है उसी में से। इसमें लगभग 65+ देश भाग लेते हैं ग्रीष्मकालीन डेफलिन में। तो ये तो था। ओलंपिक के बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ओलंपिक में क्या था कि ओलंपिक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें विश्व के सभी देश भाग लेते हैं। जो हुआ था, कब हुआ था? 2021 में 23 जुलाई से 8 जुलाई तो हुआ था। नीरज चोपड़ा स्वर्ण मेडल लेते। उसके बाद एक ये लिया जाता है ना, एक और सिल्वर मेडल लिया जाता है। सिल्वर मेडल मीराबाई चानू के द्वारा। फिर और 4 जो अन्य होते हैं
वो होते हैं कांस्य पदक लेते हैं। तो इस तरह से भारत टोटल जो ओलंपिक में 4 2 6 एक 7 पदक जीता जाता है। और पैरा ओलंपिक में इससे अच्छा प्रदर्शन रहता है। पैरा ओलंपिक में 19 पदक लिया जाता है टोटल। इसमें सिल्वर कितना होता है, जिसमें सिल्वर 5 होता है। तो अच्छा प्रदर्शन पैरा ओलंपिक में 5 होता है, गोल्ड होता है, 5 गोल्ड होता है और 5 गोल्ड और 8 सिल्वर और 6 रजत, इस तरह से 9 होता है। तो ध्यान में रखेंगे, जिसमें से आप देखेंगे अवनरी लेखरा निशानेबाजी में दोहरा पदक लेती है, यानी कि यह एक तरह से गोल्ड भी लेती है और फिर आप देखिएगा कि ये मतलब कांस्य भी लेगी, कांस्य के लिए भी इसको भी मिलेगा। तो ये था इस तरह से। उसके बाद फिर है सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो। सुमित एवलिन, तो सुमित एवलिन शायद एक तो पूछ भी दिया गया ओलंपिक में, जो पैरा ओलंपिक में जो जीते हैं। तो सुमित रहते हैं अंतिल, वह जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक लेते हैं। उसके बाद सिंहराज रहते हैं, वह निशानेबाजी में लेते हैं। उसके बाद मनीष रहती है, मनीष नारवाल, वह निशानेबाजी में स्वर्ण लेते हैं। उसके बाद कृष्णा नायर बैडमिंटन में रहते हैं। शायद कृष्णा नायर के बारे में पूछा था WO का, जो हाल ही में एग्जाम हुआ था, कितना तारीख को 20/8 को हुआ था। उसके बाद सुहासा एलवाई पैरा ओलंपिक में पदक लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ स्वर्ण पदक जो 5 जीते हैं, जिसमें से अवनरी लेखरा के बारे में देखें, सुमित अंतिल के बारे में देखें, सिंहराज अधर राणा के बारे में देखें, फिर नरेश नरवाल के बारे में देखें, कृष्णा नायर के बारे में देखें, फिर सुहास एलवाई की देखें। सबसे ज़्यादा निशानेबाजी में 3 पदक गोल्ड मेडल जीता, जैसे मनीष भी निशानेबाजी में जीता, सिंहराज भी निशानेबाजी में, अवनरी भी निशानेबाजी में, और जेवलिन थ्रो में सुमित पंगल। हो सकता है स्वर्ण पदक जेवलिन थ्रो पूछ दिया जाए, क्योंकि उधर तो ओलंपिक में लिए हैं कौन, नीरज चोपड़ा, इधर पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल लिए। बैडमिंटन में एक गोल्ड मेडल रहा था। तो ये कुछ चर्चा हम लोगों ने कर लिया। और हाल ही में जो राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ उसका भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ उसमें भी हम लोगों ने देखा कि भारत के द्वारा 61 पदक लिया जाता है। और इस 61 पदक में से 22 क्या किया जाता है, 22 गोल्ड मेडल लिया जाता है। उसके बाद बात की जाए 22 गोल्ड मेडल के साथ फिर 16 लिया जाता है सिल्वर लिया जाता, और 23 लिया जाता है ब्रॉन्ज लिया जाता। तो हो गया ना 16 6 3 9 9 2 11, सही है, 2 2 4 5 1 6 61। इस तरह से ये हाल ही में जो राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ 2022 में, उसमें से ये भारत का पदक रहा। अब कुल पदक के साथ भारत चौथे स्थान पर, एक बार आप देख लेंगे, चौथे ही होगा मेरे हिसाब से। तो ये अब नेक्स्ट हम लोग 137 में आते हैं। 137 में कह रहा है इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता। देखिए 2020 में जो इटालियन ग्रांड प्रिक्स हुआ था, इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इटालियन ग्रांड प्रिक्स जो होता है मोंजे रेस पर होता है। इसमें से ज़्यादातर होते हैं लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं। तो हो सकता है अगर जिन्हें पता नहीं हो तो लुइस हैमिल्टन मान लेंगे, लेकिन लुइस हैमिल्टन वह विजेता नहीं होते हैं। वो विजेता कौन हो जाते हैं, वो शायद पियर्स गेल्सी होते हैं, है ना, पियरे गैसली होते हैं। कारण क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि जो पियर गेल्सी इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि लुइस हैमिल्टन और एक और व्यक्ति रहते हैं 2020 में ना है, तो पेरिस गेल्सी इसलिए होते हैं क्योंकि ये गलत ट्रैक पर चल जाते हैं, जिसके कारण इनको पेनाल्टी भरना पड़ता है, और वह पेनाल्टी के कारण 10 सेकेंड हो जाता है, पीछे रह जाते हैं, इसके कारण पेरिस गेल्सी। और 2021 में क्या होता है, 2021 में अब लग रहा होगा लुइस हैमिल्टन जीते होंगे इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, लेकिन नहीं, 2021 में भी कुछ ऐसा ही घटना होता है। 2021 में क्या हो जाता है, इसका जो विजेता रहते हैं डेनियल रिचार्ड रहते हैं। अब वो क्या रहते हैं, वो उसमें क्या हो जाता है, ये इटली के होते हैं। अब उसमें क्या होता है, इसमें लुइस हैमिल्टन एक और अन्य खिलाड़ी होता है मैक्स के साथ, वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। टकरा जाने के कारण समय लैप्स आता है, आगे निकल जाते हैं। 2021 और 2022 में तो 11 सितंबर को भी होने वाला ही है, तो अभी तो हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 में आते हैं। वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया। तो वन मोर थिंग है किसके द्वारा है, ऑप्शन में गूगल है, इंटेल है, एप्पल है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा एप्पल। एप्पल अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी स्थापना 1976 ईस्वी में होती है। इसके संस्थापक स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक एवं रोनाल्ड वेन होते हैं। तो ये इन्हीं के द्वारा ये दिया गया था वन मोर थिंग्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 139 में। आई एम नो मसीहा। देखिए आई एम नो मसीहा के जो लेखक हैं वह सोनू सूद हैं। अब यह आई एम नो मसीहा यह क्यों किया गया, मतलब क्यों दिया गया, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं, क्योंकि दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है यहाँ से। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जैसे क्या था कि आई एम नो मसीहा तो सोनू सूद का है। मार्च 2021 में फोर्ब्स ने अभिनेता सोनू सूद को लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया। ये 2021 में। फिर यूएनडीपी भी वह क्या करता, स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड
यानी SDG आप कह सकते हैं शॉर्ट में, वह सम्मानित किया गया UNDP के द्वारा, सोनू सूद के द्वारा। फिर फोर्ब्स की सूची में मई 2022 में जारी। अब एक और अभी बता दें, मतलब ये तो था UNDP और फोर्ब्स के द्वारा जो सम्मानित किया गया UNDP। हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जो जारी किया गया उसमें जो सबसे अमीर जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी को फोर्ब्स, अगर एक प्रश्न और है देखिए फोर्ब्स के बारे में अगर चर्चा आ गई, क्योंकि फोर्ब्स क्या करता है इस समय जो है अपने सूची में अडानी को भी शामिल करता है अंडर 100 में, और एशिया में तो अंबानी रहते ही रहते हैं प्रथम। और 2021 में इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बात की जाए ये ममता बनर्जी को शामिल किया था। फिर सीरम इंस्टीट्यूट के जो थे CFC थे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनको भी शामिल किया गया था, पुणे वाला कर था। तो वह इम्पोर्टेंट था अपने आप में। और 2022 में तो हम लोगों ने देखा कि जो पहले स्थान पर रखा खिलाड़ियों में वह रखा है लियोन मेसी को, फुटबॉल के अर्जेंटीना के $130 मिलियन के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न 140 में। 140 में कह रहा है कि HDI 2019 की रैंकिंग का आरोही क्रम लिखिए। देखिए आरोही क्रम है तो आरोही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत से पहले अफ्रीका था। आरोही अवरोही मैंने बढ़ते क्रम होता है, आरोही मैंने घटते क्रम होता है। तो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद चीन है, चीन के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत है, सबसे लास्ट में भारत है। अब प्रश्न उठता है कि क्या स्थान है भारत का। अगर UNDP की बात की, हाल ही में अगर 2022 का रिपोर्ट जो निकल कर आया तो 2021 का जो जारी किया गया UNDP, उसमें भारत 191 देशों में 132वां स्थान है UNDP में। और अब प्रश्न उठता है कि 22 में निकल के आया उसके बाद तो ये स्थान था, और उसके बाद 2020 में था वह 131वां स्थान था। तो ये था भारत का स्थान। तो आपको पता होगा UNDP जो जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, ये कैसे जारी होता है। तो हम लोगों ने इस पर इकोनॉमिक्स में भी चर्चा किया था कि यह जारी करने का क्राइटेरिया क्या होता है, इसको कितने श्रेणी में रखा गया। तो हम लोगों ने देखा कि इसको विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें अति उच्च, मध्यम और लो रहता है। तो लो होता है जो 0.55 यानी 0.550 से जिसका कम जो आता है, जो डाटा रखा गया है इससे जो कम आता है वो क्या होता है, वो नीचे में होता है। मध्यम में क्या होता है, मध्यम में वो होता है जो 0.550 से 0.669 के बीच में आता है, तो भारत मध्यम में आता है। तो मध्यम में जो इसका पॉइंट आया भारत का अभी जो तत्काल में 0.333 है, तो ये मध्यम श्रेणी में आता है। उच्च श्रेणी में क्या होता है, उच्च श्रेणी में वो आते हैं जो 0.700 से 0.799 के बीच में आता है, और अति उच्च श्रेणी में 0.880 से जो अधिक आता है उसका जो मानक आता है वो होता है। तो इस तरह से उसके बाद ये भी हम लोगों ने जाना था कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो निकाला जाता है UNDP, उसमें किन आधारों को रखा जाता है। इसमें हम लोगों को देखे स्वास्थ्य, जीवन, ज्ञान, जीवन स्थिरता, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ, ये सभी को ध्यान में रखा जाता है। प्रश्न इससे पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में, और ये चर्चित प्रश्न प्रोबेबिलिटी होता है कि इस बार ना पूछ दिया जाए। तो ये था तो कुछ हम लोगों ने जाना HDI के बारे में कि HDI के में किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। और उसके बाद जो इसका आकलन सबसे पहले UNDP सबसे पहली बार जो रिपोर्ट जारी करता हुआ 1998 में जारी करता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें ये इसके राष्ट्रपति भारत के जो होते हैं ये इकोनॉमिक्स होते हैं, कौन देखिए ना, नाम भूल गए, अमर्त्य सेन का योगदान होता है। उसके बाद एक पाकिस्तानी महबूब अली होते हैं, उनका भी, इन दोनों अर्थशास्त्री का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है HDI को लाने में, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद भारत पहली बार UNDP के आधार पर जो जारी करता है वह 2002 में जारी करता है। सबसे पहला UNDP के आधार पर राज्य में जारी करने वाला वह मध्य प्रदेश होता है, जो 1995 में जारी कर देता है। ये कुछ प्रश्न थे जो इकोनॉमिक्स में थे, जो हम लोग वहाँ चर्चा किए थे। तो याद प्रश्न आ गया तो हम लोग चर्चा कर देते। तो HDI का रिपोर्ट हम लोगों ने जान लिया कि 2000 अभी जो निकल के आया है 2021 में जो भारत का रिपोर्ट है वह कितना है, 191 देशों में 132वां स्थान है, जिसमें 0.333 इसका पॉइंट है। उसके बाद और भी जानते हैं, जैसे विश्व की सवाली में भारत का स्थान 136वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में, क्योंकि प्रेस स्वतंत्रता के लिए आपको पता होगा कि जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किसको किसको मिला है, वो मिला है एक कहाँ की, एक फिलीपींस की है ना, और एक शायद रूस की है पत्रकारिता के क्षेत्र में, एक मारिया है और एक और है, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए उन्हें मिला है। फिर पर्यावरण पारदर्शी सूचांक में भारत का स्थान 180वां है, सबसे लास्ट। तो इसी में पर्यावरण वैश्विक शांति में भारत का स्थान 135 है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी 135 है। तो ये था भारत का कुछ। तो खुशहाली और विश्व शांति में एक का अंतर है, खुशहाली में 136 है यानी कम है, और सबसे ज़्यादा खुशहाली में कौन है, तो फिनलैंड सबसे ज़्यादा खुश देश है। स्वतंत्र विश्व प्रेस स्वतंत्रता में 150 में प्रथम नॉर्वे है, शांति में सबसे ज़्यादा प्रथम आइसलैंड है, और भारत का स्थान 135। ये कुछ था डाटा जो हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।